जनाब नासिर असलमानी साहब, आज के प्रोग्राम के मेजबान, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर सूबे के सूबाई सदर जनाब सलमान सागर साहब, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, पेरेंट विंग, यूथ विंग, जनाना विंग, यहाँ पे आए हुए और इदारा हज़रात, कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं आप लोगों ने इस चीज को आजमाया या नहीं, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता है जनाब सलमान सागर साहब का मौसम के साथ। मैंने अब ये तय किया है, खुदा ना खास्ता जब कभी कश्मीर में अगर थोड़ा सा सूखा पड़ेगा या बारिश की किल्लत होगी या लोग गर्मी में पछता रहे होंगे, तो मैं फटाफट जनाब सलमान सागर से कहूंगा कि वो कन्वेंशन एक रखे। क्योंकि जब कभी मैंने सलमान से कन्वेंशन का कहा है, चाहे वो अप्रैल हो, चाहे वो सितंबर हो, चाहे वो दिसंबर हो, या तो कन्वेंशन के रोज बारिश होती है या ठीक कन्वेंशन से 24 घंटे पहले ना आसमान खुल जाता है, धड़ाधड़ बारिश पड़ती है। तो अब सूखे का हमने सलमान सागर के हाथों जो है इसका इलाज हमने ढूंढ के निकाल लिया है। अब पता नहीं इसका असर सिर्फ यूथ का है या जब सलमान यूथ से पेरेंट में जाने की तकलीफ करेंगे, अगर उस वक्त भी इतना ही असर होगा वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि तरक्की इनको करनी होगी। हम सब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। स्टेज की तरफ देखें, सागर साहब की शुरुआत कहां से हुई? यूथ फेडरेशन से। यूथ फेडरेशन से सिर्फ जनाब फारूक साहब के साथ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर पेरेंट विंग में, आहिस्ता 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 यहाँ तक के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे बैठे। खुद मैंने अपनी शुरुआत यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से की, फिर पेरेंट में आया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के तौर पे आपसे खिताब कर रहा हूँ। नासिर बैठे हैं यहाँ पे, कई सारे मेरे साथी यहाँ पे हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, जिनकी शुरुआत यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुई है और अब पेरेंट विंग में काम कर रहे हैं। इसी तरह सलमान ने बड़ी मेहनत की। सही कहा नासिर ने, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ढांचा ही खत्म हो गया था। 10-11 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई और सलमान से कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप, ये इसकी बुनियाद है, आप बुनियाद पर दीवार कायम करना शुरू कर दो। और आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां तक पहुंचाया है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे जोन, हमारा सूबा, हमारी सेंट्रल कमेटी जो है मुकम्मल तौर पे आज कंप्लीट होके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करने का हो रहा है। वैसे भी अब इनकी दाढ़ी अब सफेद हो रही है, शायद जितना मेरा है उतना ही सलमान का होगा। नौजवान दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि कल सलमान जाके पिक एंड चूज से वो काला रंग लगा के आए तो कल मैं सलमान को दफ्तर में देखूं एक भी सफेद बाल मुझे नजर ना आए, वो नहीं। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ वाले होने चाहिए। इसलिए मैं अपने साथियों से अक्सर बेशतर गिला करता हूँ, जब ये मेरी इंट्रोडक्शन करते हैं तकरीरों से पहले कहते हैं हमारे नौजवान लीडर, मैं कहता हूँ किस हिसाब से नौजवान? मैं 55 पहुंचने वाला हूँ। खुदारा मुझे बताइए, जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, नई उम्र के लोग जो हैं अब वो पेंशन मिलना शुरू करते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी पीटीआई चुप करो, यहाँ माइके हैं। आप उनमें से किसी अफसर को कहते हो आप बड़े नौजवान हो। नौजवान ना 30, 35, 40, मैं कहता हूं अगर ज्यादा ही उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा तो 45 ही सही।
ऊपर नौजवान नहीं है, उससे ऊपर हम बुजुर्गी की तरफ जो है कदम जो है बढ़ा रहे हैं। तो अब सलमान ने अपना जो है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होनी थी वो इन्होंने की है। अब हमारी उम्मीद रहेगी कि जितना उनका यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में रोल रहा है इतना ही या इससे ज्यादा अब इनका रोल जो है इंशाल्लाह पेरेंटिंग में और सेगमेंट इंचार्ज होने के नाते इंशाल्लाह आने वाला अगस्त सितंबर में जो हमारे इलेक्शन होंगे इसमें भी अब सलमान का एक बहुत अहम रोल बनता है जिसमें इनको अब कामयाबी हासिल करनी होगी। लेकिन उससे पहले इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है। एक उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरा हुआ है, दो और उम्मीदवार जो है उतारने बाकी है। एक श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से, एक बारामूला पार्लिमानी हल्के से। मुकाबला हमारा सबके साथ होगा, ये अब तय है। हैरानगी की बात यह है कि सबका निशाना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी कभी समझ में नहीं आता आखिरकार जम्मू कश्मीर की आज जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर 370 हटा तो हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारा झंडा हटाने वाला कोई, हटाने वाला बीजेपी, अगर हमारे आईन को हटाने वाला कोई, हटाने वाले बीजेपी, अगर हमारी रियासत के 2 टुकड़े हुए किया बीजेपी ने, अगर हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया किया बीजेपी ने, अगर हमें 8 साल 9 साल 10 साल हमें अपनी चुनी हुई हुकूमत से महरूम रखा गया, कराने वाले बीजेपी, पकड़ दकड़ कराने वाले बीजेपी, हमारे इलायची पसंद लीडरों के बच्चों को, बच्चियों को, पोता पोती को धमकाने वाले, उनसे अखबारों में इश्तिहार डलवाने वाले लोग बीजेपी के। आखिरकार सारी तबाही जम्मू कश्मीर की जो हम आज देख रहे हैं उसके लिए कसूर बीजेपी का, लेकिन निशाना सबका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिसको भी देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनको और कोई टारगेट मिलता नहीं। इंतजामिया कहती है कि हमें आपके लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं है। हर मीटिंग में हमें यही कहते हैं। जब हम उन्हें शिकायत करते हैं ना कि हमारे मिनिस्टर हैं एक्स, उनके पास आज एक भी पीएसओ नहीं है, कम से कम उनको सिक्योरिटी दे दीजिए, वो कहते हैं ना हमारे पास लोग नहीं है, लोगों की कमी है। लेकिन वो लोगों की कमी तब नजर नहीं आती जब हमें गाली देने वाले लोग जो है उनको फटाफट पीएसओ मिल जाता है। और ये हकीकत है। आप में से अगर किसी को पीएसओ की इतनी अशद जरूरत है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठिए, अपना फोन उठाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली दे दीजिए। मैं दावे से कहता हूं आपको ना 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर के बाहर जो पीएसओ आपके लिए तैनात कर दिए जाएंगे। ये हाल है हमारे मिनिस्टरों के लिए गाड़ी नहीं, बुलेट प्रूफ तो दूर की बात, हमें गाली देने वालों को गाड़ी भी, पीएसओ भी और शाम को लिफाफा भी घर पहुंचा दिया जाता है। आखिरकार हमारा कसूर क्या कि हमने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया, हमने माना नहीं, हमने कहा कि हम ये हालात जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहां के लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने वही बात जम्मू में की, वही बात कश्मीर में की, वही बात करगिल लद्दाख में की, वही बात दिल्ली में की। चाहे वो वजीर आजम की मीटिंग हो,
चाहे वो ऑपोजिशन की मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मीडिया की इंटरव्यू हो, हम अपने मौकूफ पे कायम रहते हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उससे आपने जम्मू कश्मीर की जो है बेइज्जती की, हमारा नुकसान किया, झूठे वादे हुए हमारे साथ। एक भी हमारे साथ किए हुए वादे पे ये लोग कायम नहीं रहे। कहा कि तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। कौन सी नई तरक्की, कौन सा नया दौर? जरा दिखाएं मुझे 2019 के बाद कौन सा नया प्रोजेक्ट बना यहां पे। जिस टूरिज्म की ये बात करते हैं, जिस टूरिज्म को ये गंडोला दिखाते हैं गुलमर्ग में, गोल्फ कोर्स दिखाते हैं पहलगाम में, सोनमर्ग में होटल दिखाते हैं, वो क्या आपके 19 के बाद बने क्या? एक भी नई चीज टूरिज्म के लिहाज से आपने बनाया नहीं। गुलमर्ग का सबसे मशहूर होटल वो मेरे दौर में मुकम्मल हुआ। पहलगाम की होटल वो जनाब फारूक साहब के दौर में शुरू हुए। होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 40 साल यहां कुछ नहीं हुआ, 60 साल यहां कुछ नहीं हुआ, है ना? आप बताइए ना, इन 6 सालों में आपने क्या बनाया? हम आपको SKICC दिखाएंगे, हम आपको गोल्फ कोर्स दिखाएंगे, हम आपको स्कीम्स दिखाएंगे, हम आपको यूनिवर्सिटियां दिखाएंगे, हम आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। आप क्या दिखाओगे हमें? हम आपको कॉलेजें दिखाएंगे, हम आपको लंदन का अस्पताल दिखाएंगे, हम आपको यहां नई नियामतें, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन जो कोड बने, आप क्या दिखाओगे हमें? एक फ्लाईओवर, दूसरा फ्लाईओवर, तीसरा कुछ नहीं। नौजवानों से कहा था कि नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये हल वाले हैं और ये खानदान वाले हैं। 370 रुकावट है, 370 हट गया तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कहां है वो रोजगार के ऑर्डर जिनके लिए यहां के नौजवान आज तड़पते हैं? जब कभी यहां रोजगार का ऑर्डर निकला 2019 के बाद, धांधली के इल्जाम लगे, ऑर्डर को रद्द किया गया और नौजवान बेरोजगार का बेरोजगार रहा। वो नौजवान जिन्होंने ईमानदारी से अपने नाम उन लिस्ट पे लाए थे, मेहनत करके, पढ़ाई करके, इंटरव्यू और इम्तिहान पास करके, जो बेचारे उनमें से ओवर एज हो गए, उनके घर कौन जाके माफी मांगेगा? कौन कहेगा ये हमारा कसूर था? कहने के लिए तो उनको सब कुछ यहां जैसे कि एक नई शुरुआत हो गई है, लेकिन जब हम खोद के उस नई शुरुआत को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं दिखता। बेइज्जत किया हुआ हमें, हमारी जबान पे ताला लगाने की कोशिश की गई, डरा धमका के हमें खामोश करने की कोशिश की गई। आज हमें निशाना बनाया जाता है इसलिए क्योंकि हम खामोश नहीं रहे, हम आपके सामने झुके नहीं। एक वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एजेंसियों के बलबूते पर नहीं चलती है। हमें एजेंसियों ने जन्म नहीं दिया, हम एजेंसी के कोख से पैदा नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पैदा हुई, जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों से पैदा हुई है ये जमात। ये दिल्ली से आके हमें लेक्चर देते हैं कि इन्होंने मिलिटेंसी खत्म की। अरे आप क्या जानते हो मिलिटेंसी खत्म करना? हम लोगों से पूछिए ना, मिलिटेंसी के खिलाफ कुर्बानी देना क्या चीज है? कितने हजार हमारे वर्कर इन 30-35 सालों में कुर्बान हुए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है, ये लाल जो है, ये पेंट से नहीं होता है,
ये खून की कुर्बानी से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल हुआ है। हम बार बार ये बात दोहराते नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि वर्दी पहनने वालों की अगर कुर्बानी सबसे ज्यादा रही, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कुर्बानी रही है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। कितने मेरे साथी यहां बैठे हैं जिनके करीब से करीब रिश्तेदार या तो कुर्बान हुए या बुरी तरह से जख्मी हुए। भूल गए ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो आज हमें कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। ये 96 में हमसे पूछना था कि हम कौन हैं, जब आपको यहां और कोई मिला नहीं। ढूंढ ढूंढ के आपने लोगों को निकालने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। एक फारूक अब्दुल्ला है, मर्द मुजाहिद, जिसने यहां जमहूरियत दोबारा कायम करने के लिए अपने तंजीम को कहा कि हमें निकलना होगा, हमें लोगों को तैयार करना होगा, हमें दोबारा जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी ढांचा जो है वो कायम करनी होगी। आज इस फारूक अब्दुल्ला को आप कहते हो कि ये देश का दुश्मन है। अरे देश का दुश्मन अगर उनको बनना होता, वो हजरतगढ़ में वो तकरीर नहीं करते जब उन्होंने कहा नौजवानों को कि अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ। अगर हमें मुल्क के खिलाफ गद्दारी करनी होती, शेर कश्मीर उस वक्त बंदूक पकड़ता जब चू एंड लाई उनको बंदूक देने के लिए तैयार थे। अल्जीरिया में जब उनकी मुलाकात हुई, बिन बेला ने फिर शेर कश्मीर को एक कब्रिस्तान की तरफ लिया।